हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। टैक्स की क्लास चल रही है हमारी और नेक्स्ट क्लास। वैसे मैंने आप सबको मैसेज भी किया है कि अपना अपना पर्सनल मेल आईडी, यानी जिस आईडी से आप यूट्यूब चलाते हैं वो दीपक सर को आप फॉरवर्ड करें। सो वी आर डूइंग समथिंग फॉर यू गाइज। एंड चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे टैक्स की क्लास की। अच्छा बेटा, टैक्स की क्लास की अगर हम बात करें तो लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था। लास्ट क्लास में हमने फुल्ली टैक्सेबल परक्यूजिट्स में हम आ गए थे और उसमें हमने रेंट फ्री एकोमोडेशन डिस्कस किया था। होप वो सब आपको समझ में आया होगा। ये सारी बातें हमने डिस्कस कर लिया था। रेंट फ्री एकोमोडेशन क्या होता है, उसमें से क्वेश्चन 1, रेंट फ्री एकोमोडेशन अगर अनफर्निश्ड होता है तो कैसे उसकी वैल्यूएशन करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं तो ये आपको वैल्यूएशन दिया हुआ होगा, हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगी। और अगर अदर कोई एम्प्लॉय है, यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, प्राइवेट एम्प्लॉय है, यानी एम्प्लॉयर भी प्राइवेट है, तो ऐसी कंडीशन में देखा जाता है कि एकोमोडेशन जो है वह घर उनके द्वारा खरीदा गया है या एम्प्लॉयर ने खुद ने रेंट पे लिया है और आगे रेंट पे दिया है। तो अगर एम्प्लॉयर ने खुद ने रेंट पे लिया और आगे रेंट पे दिया तो 15% ऑफ सैलरी और एक्चुअल लीज रेंटल पेड बाय द एम्प्लॉयर विच एवर इज लेस इज टैक्सेबल। और अगर एकोमोडेशन ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, अगर एकोमोडेशन ओन्ड बाय द क्या है आपका एम्प्लॉयर है, तो क्या होता है पॉपुलेशन ऑफ द प्लेस के हिसाब से हम बात करते हैं। 10 लाख तक का पॉपुलेशन है तो 7.5%, 10 से 25 है तो आपका 10%, और अगर 25 से ज़्यादा है तो आपका 15% ऑफ सैलरी था। और फिर उसके बाद में हमने देखा था एकोमोडेशन प्रोवाइडेड इन होटल 15 दिन तक करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 15 दिन से ज़्यादा करते हैं तो यहाँ पे 24% ऑफ सैलरी और एक्चुअल रूम रेंट या लीज रेंट विच एवर इज लेस इज टैक्सेबल। फिर हमने देखा था एकोमोडेशन एट कंसेशनल रेट, कुछ नहीं करना है, पहले जैसा वैल्यूएशन करना, उसमें से जितना अमाउंट आपने एम्प्लॉय से रिकवर किया उसको लेस कर देने का है, दैट इज एकोमोडेशन एट कंसेशनल रेट। फिर हमने फर्निश्ड एकोमोडेशन की बात करी तो हमने देखा रेंट फ्री एकोमोडेशन का वैल्यूएशन निकाल दीजिएगा, उसमें फर्नीचर की वैल्यू ऐड कर दीजिएगा। फर्नीचर की वैल्यू या तो फर्नीचर खरीदा जा सकता है या फर्नीचर किराए पे लाया जा सकता है। अगर फर्नीचर खरीदा गया है तो 10% ऑफ द पर एनम 10% पर एनम ऑफ द कॉस्ट, और अगर किराए पे लाया गया है तो जितना किराया आपने पे किया वह किराया हम किस में ऐड कर देंगे, वो हम अनफर्निश्ड एकोमोडेशन की वैल्यूएशन में ऐड कर देंगे। और उसके बाद में वो तकिया कलाम तो आपको पता ही है कि जितना भी हम रिकवर करते हैं वो सारा का सारा क्या करेंगे, हम उसमें से लेस कर देंगे। होप यू अंडरस्टूड। मीनिंग ऑफ सैलरी में बहुत बड़ा मीनिंग था इसका। बीबीसी, CTL या CLT, वॉट एवर द थिंग्स आर देयर, जैसे भी आपको याद रखना आप याद रखें। बीबीसी का मतलब क्या था, बेसिक, बोनस, कमीशन, CDA, टैक्सेबल पोर्शन ऑफ ऑल अलाउंसेस एंड लीव सैलरी। ध्यान रहे इसमें किसी भी तरह का कोई भी एडवांस सैलरी, एरियर सैलरी, आपका परक्यूजेट्स, इस तरह की कोई भी बातें होती वो सैलरी के टोटल में नहीं आती है। अच्छा, और सैलरी इज टू बी टेकन ओनली फॉर दैट पीरियड फॉर विच रेंट फ्री एकोमोडेशन परक्यूजेट्स फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर। समझ में आई बात। और उसके बाद में मैंने थर्ड पॉइंट लिखा था कि आप इस बार इसको लिख लें, हम बाद में डिस्कस करेंगे। चलिए अब हम जो आज नेक्स्ट हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं बेटा, वो क्या टॉपिक है। जब एम्प्लॉय का एक जगह से एक सिटी से दूसरी सिटी में ट्रांसफर होता है, जब एम्प्लॉय का एक सिटी से दूसरी सिटी में ट्रांसफर होता है, मान लेते हैं कि अरुण एक एम्प्लॉय है और उसका ट्रांसफर हो गया है दिल्ली से बॉम्बे। दिल्ली से बॉम्बे ट्रांसफर हो गया, उसकी सारी फैमिली, उसके बच्चे वगैरह सब कुछ दिल्ली में है, दिल्ली में पढ़ाई चल रही है, उनकी स्कूलिंग चल रही है, और मिड ऑफ सेशन में उसका ट्रांसफर हो गया, 1 जनवरी को उसका ट्रांसफर हो गया बॉम्बे में। अब बेटा जी जो बॉम्बे में ट्रांसफर हुआ तो अब अरुण क्या कहेगा, अरुण अपने एम्प्लॉयर को कहता है, अरे हुजूर मैं तो शिफ्ट हो जाऊंगा, मैं तो बॉम्बे शिफ्ट हो जाऊंगा, लेकिन मेरे बच्चे, उनका तो स्कूल चल रहा है, उनको मैं कैसे मिड ऑफ सेशन में निकाल सकता हूं, तो मेरे बच्चे, मेरे बीवी बच्चे तो बॉम्बे में ही रहेंगे। तो एम्प्लॉयर कहता है इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने बीवी बच्चों को बाद में शिफ्ट कर लेना, लेकिन आप तो अभी क्या हो जाइए, शिफ्ट हो जाइए। कहां पे शिफ्ट हो जाइए, नई सिटी में, नए ऑफिस में शिफ्ट हो जाइए। तो अरुण ने कहा ठीक है साहब। तो अरुण ने कहा कि जब अगर मेरे बीवी बच्चे अगर दिल्ली में रहेंगे बेटा, तो वो दिल्ली में अगर बीवी बच्चे उसके रहेंगे तो सर मैं आपका जो दिल्ली में आपने जो फ्लैट मुझे प्रोवाइड किया है उसको मैं खाली नहीं कर सकता, और मुझे बॉम्बे में भी रहने के लिए, क्योंकि मैं बॉम्बे में रहूंगा तो मुझे बॉम्बे में रहने के लिए भी क्या है, एकोमोडेशन चाहिएगा। अब वो अलग बात है आपके कहाँ एकोमोडेशन प्रोवाइड करवाते हैं, इट्स योर चॉइस। बताओ। एम्प्लॉयर ने कहा कोई दिक्कत नहीं, आपको दिल्ली में भी एकोमोडेशन मिल जाएगा, दिल्ली में आपका जो एग्जिस्टिंग एकोमोडेशन है उसको खाली करने की जरूरत नहीं है, और आपको बॉम्बे में भी एक फ्लैट दे दिया जाएगा रहने के लिए। दोनों हाथों में लड्डू।
इधर भी एकोमोडेशन, इधर भी एकोमोडेशन, दिल्ली में भी एकोमोडेशन और बॉम्बे में भी एकोमोडेशन। तो जब एक साथ में एक से ज्यादा एकोमोडेशन यानी 2 एकोमोडेशन एक एम्प्लॉय को मिल जाता है तो उस सिचुएशन में क्या किया जाएगा, दैट इज अ स्पेशल सिचुएशन। तो इसमें गवर्नमेंट ने टाइम दिया कि ओके फर्स्ट 90 डेज तक हो सकता है कि फर्स्ट 90 डेज तक का टाइम लग जाए तुमको अपनी फैमिली को शिफ्ट करने में एक जगह से दूसरी जगह में बिकॉज ऑफ एनी रीजन। लेकिन अगर 90 दिन से ज्यादा होगा तो उसको फिर अलाउ नहीं किया जाएगा। लेकिन ये 90 दिन का मामला क्या है साहब? तो देखो, अगर मैंने कहा, अगर सपोज आई एम सेइंग, कहां गए घर आज, दोनों घर है साहब, तो एम्प्लॉयर क्या, तो इसमें इनकम टैक्स वाले क्या कहते हैं कि पहले 90 दिन तक आप एक घर का भी वैल्यूएशन कीजिए और दूसरे घर का भी, दोनों घर का वैल्यूएशन कीजिए। बॉम्बे में जो घर है उसका भी वैल्यूएशन कीजिए और दिल्ली में जो घर है उसका भी वैल्यूएशन कीजिए। जो भी आपको ऊपर वैल्यूएशन रूल्स दे रखे हैं उसके हिसाब से वैल्यूएशन कीजिए। उसमें से जिसका वैल्यूएशन कम है, जिस घर का वैल्यूएशन कम है, वह वैल्यूएशन क्या हो जाएगा, टैक्सेबल परक्विजिट्स की वैल्यू हो जाएगी। वह वैल्यूएशन एज ए टैक्सेबल परक्विजिट्स माना जाएगा एम्प्लॉय के लिए, अरुण के लिए। समझ में आया? तो पहले 90 दिन के लिए क्या करेंगे, दोनों घर का वैल्यूएशन किया जाएगा। जो भी हमारे वैल्यूएशंस के रूल्स हैं उसके हिसाब से दोनों घर का वैल्यूएशन किया जाएगा और उस घर का वैल्यूएशन करने के बाद, उस घर का वैल्यूएशन करने के बाद में क्या करना है अपने को, दोनों का वैल्यूएशन किया, दोनों में से जो कम वैल्यूएशन है वो कम टैक्सेबल हो जाएगा एम्प्लॉय के लिए एज पर द टैक्सेबल परक्विजिट्स। होप यू अंडरस्टूड। आ गया जी समझ में? चले आगे, चलिए। तो यही डिस्कस कर रहे थे हम आज। स्पेशल नोट फॉर 2 हाउसेज ऑन ट्रांसफर। तो पहला क्या है आपका, वेयर ऑन अकाउंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर he is provided with accommodation at the new place of posting, pf posting नहीं, that is of posting, हाँ जी, while retaining the house at the old place the value of the perquisite shall be as under। कैसे रहेगा, for first 90 days, first 90 days from the date of transfer only one house which has the lower value shall be taxable। और बैलेंस के लिए क्या हो जाएगा, आफ्टर 90 डेज, 90 दिन के बाद में उन दोनों ही घर की वैल्यूएशन जो होगी, उन दोनों ही घर की वैल्यूएशन टैक्सेबल होगी। यानी आपको 90 दिन का टाइम दिया, आपको 90 दिन का टाइम दिया इनकम टैक्स वालों ने, एक घर से दूसरे घर में शिफ्ट हो जाइए, एक जगह से दूसरी घर में शिफ्ट हो जाइए। अगर 90 दिन में आप शिफ्ट नहीं होते हैं और एम्प्लॉयर ने आपको दोनों जगह घर दिया हुआ है, भले 6 महीने के लिए घर दिया हुआ है, तो पहले 3 महीने के लिए तो एग्जेम्प्टर, बाकी के 3 महीने के लिए क्या हो जाएगा, वो टैक्सेबल हो जाएगा। होप यू अंडरस्टूड, आपको समझ में आया होगा। चलिए, ये था आपका रेंट फ्री एकोमोडेशन जो हमने कंप्लीट किया। रेंट फ्री एकोमोडेशन में आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ पे आपके सामने, आपके स्क्रीन पे मैं कुछ सॉल्यूशंस में कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ। पहला, मिस्टर एक्स इज एम्प्लॉयड इन एबीसी लिमिटेड। Mr. X is employed in ABC Limited getting basic pay ₹50,000 per month and the employer has provided him a rent free accommodation which is owned by the employer। सबसे पहले देखो क्या चेक क्या करना होता है, सबसे पहले देखो कि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या प्राइवेट एम्प्लॉई है। ये कैसा एम्प्लॉई है, प्राइवेट एम्प्लॉई है। कैसा एम्प्लॉई है, ये प्राइवेट एम्प्लॉई है। अब ये प्राइवेट एम्प्लॉई है तो देखो प्राइवेट एम्प्लॉई में क्या था आपका, प्राइवेट एम्प्लॉय में, अब प्राइवेट एम्प्लॉय में क्या चेक करते हैं, प्राइवेट एम्प्लॉय में अगेन जाके चेक करते हैं कि एकोमोडेशन उसने रेंट पे लिया है या उसका खुद का है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो एकोमोडेशन क्या है, दैट इज विच इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर का खुद का है। जब एकोमोडेशन एम्प्लॉयर का खुद का होता है तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, हम क्या देखते हैं, पॉपुलेशन। क्या देखते हैं बेटा, पॉपुलेशन। चलिए आइए देखते हैं यहाँ पे पॉपुलेशन क्या है। तो पॉपुलेशन क्या है, 2 लाख है भैया। तो 2 लाख पॉपुलेशन अप टू 10 लाख है, तो अप टू 10 लाख है तो 7.5%, सैलरी का 7.5%। यहाँ सैलरी बेसिक सैलरी दी हुई और कुछ दिया हुआ नहीं है। तो 50,000 मल्टीप्लाइड बाई 12, 6 लाख, और उसका 7.5% टैक्सेबल हो जाएगा। तो होप आपको समझ में आया होगा, ये आपको समझ में आया होगा। देखिए, कंप्यूटेशन ऑफ परक्विजिट्स वैल्यू, 7.5% ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन सैलरी। रेंट फ्री एकोमोडेशन सैलरी यहाँ पे क्या है, 50,000 इंटू 12, 6 लाख, और 7.5% ऑफ 6 लाख कितना होता है, 45,000। तो परक्विजिट्स का वैल्यू कितना हो गया, 45,000। समझ में आया चीज़। चलिए नेक्स्ट बात करें।
वही सब कुछ है, लेकिन पॉपुलेशन कितनी है? 10 लाख है। पॉपुलेशन कितनी है? 10 लाख है। तो 10 लाख पॉपुलेशन है, तो अब कितना हो जाएगा? 10%? नहीं, 10 लाख तक जो पॉपुलेशन होती है बेटा, 10 लाख तक पॉपुलेशन में 7.5% ही आता है। तो इसका भी जो आंसर रहेगा, इसका भी आंसर सेम ही रहेगा। समझ में आ रही है चीज? बिल्कुल समझ में आ रही है सर, थैंक यू। अब यहां पे देखिए पॉपुलेशन कितनी है? 22 लाख। 10 से ज्यादा लेकिन 25 से कम है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा यहाँ पे? दैट इज 10%। कितना है? 10%। और अब अगर मैं सिचुएशन देखता हूँ, ये सिचुएशन 32 लाख है, 25 से ज़्यादा है, तो फिर यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा बाबूजी आपका क्या परसेंट होगा? दैट इज़ 15%। समझ में आया चीज़? तो 10, 15, यहाँ 7.5 समझ में आया आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए प्रॉब्लम नंबर 38 मैंने लिया है आपके सामने, प्रॉब्लम नंबर 38। अब ये प्रॉब्लम नंबर 38 है किसका? हमें एक्चुअली सैलरी की कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी। रेंट फ्री एकोमोडेशंस है, उसकी सैलरी क्या क्या आती है, वो सारी बातें हम करेंगे। ये क्वेश्चन हम आराम से समझेंगे और उसके बाद में आज आपका होमवर्क होगा, ये क्लास में यहीं पे रखूंगा, यहीं पे शॉर्ट कर दूंगा। आज आपका होमवर्क होगा अप टू द क्वेश्चन नंबर 20 से लेके क्वेश्चन नंबर 45 तक। क्वेश्चन नंबर 20 से लेके क्वेश्चन नंबर 45 तक आप प्लीज आराम से करें उन क्वेश्चंस को, एक बार सारे क्वेश्चंस करें। यस, सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं और उसके बाद में मैं नेक्स्ट क्लास अपलोड कर दूंगा। चलिएगा, प्रॉब्लम नंबर 38 क्या कह रहा है साहब? देखें, हाँ सब देखिए। मिस्टर एक्स एम्प्लॉयड इन एबीसी लिमिटेड एंड गेटिंग बेसिक पे। तो बताओ बेसिक पे कितना है? 20,000 पर मंथ। डीए है आपका 10,000 पर मंथ एंड 50% ऑफ डीए, 50% ऑफ डीए फॉर्म पार्ट ऑफ सैलरी। क्या मतलब होता है बेटा कि यहां पे डीए उसको 10,000 मिल रहा है, लेकिन इस 10,000 में से सीडीए कितना है? वह 50% है। एम्प्लॉयर हैज पेड बोनस 1,000 पर मंथ, कमीशन 2,000 पर मंथ, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 150 पर मंथ पर चाइल्ड फॉर 3 चिल्ड्रन। बच्चे कितने अच्छे यहाँ पे? 2 ही अच्छे। 100 रुपया पर मंथ पर चाइल्ड इफ यू रिमेंबर। हॉस्टल अलाउंस 500 रुपया पर मंथ फॉर 1 चाइल्ड। यहाँ पर भी 2 चाइल्ड के लिए हो सकता है, लेकिन मिला तो एक के लिए ही है, तो एक के हिसाब से करेंगे। हॉस्टल में कितना था? 100, 200, 300 कितना था भैया? याद करो, याद करो, अभी क्वेश्चन करते हैं, तब तक तुम याद करो। एंड एंटरटेनमेंट अलाउंस कितना है आपका? 500 पर मंथ। ओ हो, एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन मिलेगा क्या? किसको मिलता है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। किसको मिलता है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। और ये भाई साहब कैसे एम्प्लॉय हैं? प्राइवेट कंपनी है। चलिए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1800 रुपए पर मंथ। एम्प्लॉयर हैज पेड प्रोफेशनल टैक्स। नाउ ये जो एम्प्लॉयर हैज पेड प्रोफेशनल टैक्स 200 पर मंथ, व्हाट इज दिस? ये किस में आता है? अलाउंसेस में आता है या परक्विजिट्स में आता है? बेटा जी ये परक्विजिट्स में आता है। ये किस में आता है? परक्विजिट्स में आता है। तो रेंट फ्री एकोमोडेशन के लिए जो हम सैलरी डिस्कस करेंगे, उस सैलरी में इसको शामिल नहीं करेंगे। चलिए, एम्प्लॉयर हैज प्रोवाइडेड हिम अ क्लब फैसिलिटी एंड पेड मेंबरशिप फी ₹1000 पर मंथ। याद करो क्लब फैसिलिटी। क्लब फैसिलिटी में अगर क्या था, अगर आपका ऑफिशियल पर्पस था तो एग्जाम था, और पर्सनल पर्पस है तो आपका टैक्सेबल है। बताओ यहाँ क्या मानोगे? इफ नथिंग इज गिवन तो हमें उसको पर्सनल ही मानना है। क्या मानना है? पर्सनल ही मानना है। 1000 रुपीज पर मंथ है तो टैक्सेबल करेंगे। अभी देखते हैं साहब। एम्प्लॉयर हैज प्रोवाइडेड हिम रेंट फ्री एकोमोडेशन फॉर विच रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर। इसका मतलब एम्प्लॉयर का खुद का घर नहीं है। एम्प्लॉयर ने भी क्या किया है? एम्प्लॉयर ने भी घर किराए पे लेके आया। एम्प्लॉयर भी घर किराए पे लेके आया है, तो रेंट फ्री एकोमोडेशन के लिए उसने एम्प्लॉयर कितना पे कर रहा है? 11,000 पर मंथ पे कर रहा है। एम्प्लॉयर 11,000 रुपीज पर मंथ पे कर रहा है। आपको समझ में आता है जी? क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? अब हमको क्या करना है? कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। तो पहले इनकम तो निकालें। तो आइए हम वही बात करें। इनकम में पर्टिकुलर, ग्रॉस अमाउंट और इनकम में सबसे पहले क्या आएगा आपका? बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी कितना है यहाँ पे? देखिए बेसिक सैलरी है आपका 20,000 पर मंथ। तो बेसिक सैलरी 20,000 पर मंथ कितना हो गया आपका? दैट इज 2,40,000। फिर आपका डीए कितना? 10,000। सो सीडीए, अरे बेटा डीए यहाँ पे टोटल टैक्सेबिलिटी में तो जितना डीए मिलता है वो पूरा पूरा आएगा। वो सीडीए सिर्फ और सिर्फ किसके लिए समझ में आता है? रेंट फ्री एकोमोडेशन की कैलकुलेशन करने में। समझ में आ गया? चलिए सर समझ में आ गया।
बोनस 1000 रुपया पर मंथ का बोनस था, और तो 12,000 रुपया आपका क्या हो जाएगा, बोनस हो जाएगा। फिर क्या है बेटा जी आपका कमीशन, कमीशन 2000 पर मंथ है, तो कमीशन यहाँ पे कितना हो जाएगा, 24,000 कमीशन हो जाएगा। फिर क्या है आपके पास में कमीशन के बाद में, क्या है आपके पास में चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, क्या है आपके पास में चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की बात करें हम यहाँ पे, तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, तो इसके लिए वर्किंग नोट, इसके लिए क्या बनाना पड़ेगा अपने को, वर्किंग नोट। अब वर्किंग नोट में देखिए एक्चुअल में रिसीव कितना हो रहा है, 150 रुपया पर मंथ के हिसाब से है, 3 बच्चों के लिए रिसीव हो रहा है, तो कितना रिसीव होगा, 5400 रुपया रिसीव हो रहा है। एग्जाम कितना है, 100 रुपया मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए एग्जाम होता है, तो यहाँ पे 2400 रुपया एग्जाम हो गया, तो आपका टैक्सेबल कितना हो गया, दिस इज योर टैक्सेबल वैल्यू 3000, और ये 3000 वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। समझ में आ गया ये चीज़ सर, बिल्कुल समझ में आ गया। अच्छा साहब, उसके बाद में क्या था आपका हॉस्टल अलाउंस, कितना था आपका हॉस्टल अलाउंस, इसके लिए भी हम वर्किंग नोट बनाते हैं। वर्किंग नोट में आपको रिसीव कितना हुआ, 500 इंटू 1 इंटू 12, 6000 आपको रिसीव हुआ। हॉस्टल अलाउंस बताओ भैया, 100 200 300, याद है ना, 300 रुपया पर मंथ, 300 रुपया पर मंथ एक बच्चे के लिए। हाँ 2 बच्चों के लिए होता है बेटा, लेकिन यहाँ मिला ही एक बच्चे के लिए, तो टैक्सेबल और एग्जम्पशन भी किसके लिए, कितने के लिए मिलेगा, फिर एक बच्चे के लिए मिलेगा। जबरदस्ती नहीं है कि मिला ही नहीं तो भी घुसेड़ दो। हाँ जी, तो ये आपका, तो टैक्सेबल वैल्यू कितना हो गया आपका, दैट इज योर टैक्सेबल वैल्यू इज, हाँ जी, सो योर टैक्सेबल वैल्यू इज 2400 रुपया आपका यहाँ पे हो रहा है। सो वो चीज़ हम यहाँ पे लिख देंगे, 2400 रुपया हम यहाँ पे लिख देंगे। समझ में आ रहा है जी आपको ये सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है। 2400 रुपया हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ये टैक्सेबल वैल्यू आपको समझ में आ गया। चलिए देखते हैं एंटरटेनमेंट अलाउंस की क्या बात रही है। एंटरटेनमेंट अलाउंस देखते हैं एक बार, पूरा पूरा टैक्सेबल यानी डिडक्शन तो मिलेगा नहीं इसमें, एंटरटेनमेंट अलाउंस। अब हम बात करते, ओके, उसके बाद में देखिए यहाँ पे क्लब फैसिलिटी हो गया, एंटरटेनमेंट अलाउंस हो गया, उसके बाद में एक ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी है भैया। ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1800 पर मंथ, ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1800 पर मंथ, थोड़ा याद आ रहा है भैया, ट्रांसपोर्ट अलाउंस किसके लिए था, याद करो वो बातें, ट्रांसपोर्ट अलाउंस की बातें, कि अगर ट्रांसपोर्ट अलाउंस किसको मिलता है, अगर ट्रांसपोर्ट किसको मिलता है, हैंडीकैप को मिलता है, तो उसको, आई होप यू रिमेंबर, तो उसको क्या होता है, वो एग्जम्प्ट होता है। कितने रुपए तक का एग्जम्प्ट होता है ये भी आपको पता होगा, आई थिंक 3200 रुपये तक का एग्जम्प्ट होता है। क्या ये हैंडीकैप है क्या, नहीं साहब, तो ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। समझ में आ गया चीज़, ओके सर समझ में आ गया। प्रोफेशनल टैक्स कितना पे किया आपने, प्रोफेशनल टैक्स, अच्छा ये प्रोफेशनल टैक्स क्या है, परक्यूजिट्स है। प्रोफेशनल टैक्स क्या है बेटा यहाँ पे, ये परक्यूजिट्स है, दिस इज कॉल्ड परक्यूजिट्स, ये है आपका पर्क्स, ये क्या है आपका पर्क्स है। अच्छा फिर क्या है आपके पास में, क्लब फैसिलिटी भी है क्लब फैसिलिटी, कितना क्लब फैसिलिटी है आपके पास में, 1000 रुपीज़ का है, 1000 इंटू 12 क्लब फैसिलिटी। अच्छा अब आता है आपका रेंट फ्री एकोमोडेशन, रेंट फ्री एकोमोडेशन जिसके लिए इतनी सारी बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पे रेंट फ्री एकोमोडेशन के लिए सबसे पहले चेक करते हैं एम्प्लॉई कैसा है, प्राइवेट एम्प्लॉई है। अच्छा उसके बाद में घर कैसा है, किराए का है या एम्प्लॉयर का खुद का है, तो एम्प्लॉयर ने भी किराए पे लिया हुआ है, तो 15% ऑफ सैलरी और एक्चुअल रेंट पेड विच एवर इज लेस इज टैक्सेबल। एक्चुअल रेंट कितना पे हो रहा है, 11,000 पर मंथ। चलिए तो इसके लिए बनाते हैं वर्किंग नोट और पहला मीनिंग करते हैं 15। अच्छा क्या टैक्सेबिलिटी होती है इसके लिए, 15% ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन सैलरी और रेंट पेड विच एवर इज लेस। हाँ जी, वो सैलरी कैसी, स्पेसिफिक सैलरी, कौन सी सैलरी, 15% ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन सैलरी, यानी रेंट फ्री एकोमोडेशन के लिए स्पेशली सैलरी की कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो सबसे पहले रेंट फ्री एकोमोडेशन सैलरी कैलकुलेट करें, क्या क्या आता है उसमें, बेसिक, बोनस, सीडीए और ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस। अब टैक्सेबल अलाउंसेस में यहां पे क्या क्या है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस, हॉस्टल, एंटरटेनमेंट, ट्रांसपोर्ट, ये सारे टैक्सेबल अलाउंसेस में हैं। तो देखते हैं देखिए साहब कौन कौन से हैं यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे मुझे बताइए सीडीए, यहाँ पे डीए कितना है आपका, डीए है आपका 120 का कितना परसेंट सीडीए है, 50% सीडीए। कितना परसेंट सीडीए है, 50% सीडीए है। तो 240 तो आएगा ही, प्लस कितना आएगा, 60,000 आएगा, प्लस कितना आएगा, 60,000 आएगा। ये देखिए 2,40,000 प्लस 60,000, ये यहाँ का 60,000, ये यहाँ का 60,000 प्लस ये सब तो आएगा ही आएगा, ये सब आएगा ही आएगा। तो देखिए यहाँ पे 12,000, 24,000 प्लस 3,000 प्लस 2,400 क्या है ये आपका हाउस रेंट, सॉरी हॉस्टल अलाउंस, क्या है
हॉस्टल अलाउंस, फिर आपका एंटरटेनमेंट अलाउंस पूरा ही टैक्सेबल है, और फिर आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस पूरा ही टैक्सेबल है। तो ये रेंट फ्री एकोमोडेशन सैलरी, रेंट फ्री एकोमोडेशन के लिए सैलरी कितनी आ गई? 3,69,000। आपको समझ में आया होगा कितना आ गया? 3,69,000। होप यू अंडरस्टूड। समझ में आया जी आपको ये चीज़? हाँ जी, समझ में आ गया। चलिए, उसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो आइए 15% की बात करें। तो 15% में क्या था आपका? अगर मैं 15% ऑफ सैलरी की बात करता हूँ बेटा जी, तो 15% किसका 15%? ये 15% होगा आपका 3,69,000 का 50%। 15% ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन सैलरी यानी 3.6 लाख, ये है ना 3,69,000, इसका 15% निकाल के देखो, कैलकुलेटर आप सबके पास में होगा, कितना आ रहा है? ये आ रहा है आपके पास में 55,350। उसके बाद में क्या है आपका? रेंट पेड। क्या है बेटा आपका? रेंट पेड। कितना रेंट पे किया आपने? 11,000 पर मंथ है, तो 11,000 मल्टीप्लाइड बाय 12, 1,32,000। विच एवर इज लेस इज टैक्सेबल, विच एवर इज लेस इज टैक्सेबल। तो दोनों में से लेस कौन सा है? दैट इज 55,350। तो टैक्सेबिलिटी कितनी आ जाएगी? टैक्सेबिलिटी आ जाएगी आपकी 55,350। होप यू अंडरस्टूड। समझ में आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है जी। चलिए, तो रेंट फ्री एकोमोडेशन की फैसिलिटी जो आती है दैट इज कॉल्ड आपका, ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 55,350 आपका रेंट फ्री एकोमोडेशन, ये यहाँ से आ गया, ये यहाँ पे टैक्सेबल हो गया। समझ में आता है जी? बिल्कुल समझ में आ गया। एक बार नहीं तो वापस चला के देख लेना बेटा, ये रेंट फ्री एकोमोडेशन क्या बोला है। चलिए साहब, अब हम इसकी टोटल करते हैं। तो टोटल हमारी ग्रॉस सैलरी आ जाएगी कितनी? दैट इज टोटल ग्रॉस सैलरी आएगी 4,98,750। और उसके बाद में अगर मैं बात करता हूँ आपका प्रोफेशनल टैक्स, हाँ जी, क्योंकि प्रोफेशनल टैक्स पे किया ना इसने यहाँ पे, तो प्रोफेशनल टैक्स का आपका डिडक्शन तो मिलना चाहिए ना। बिल्कुल, स्टूडेंट डिडक्शन नहीं मिलेगा क्या? अरे बिल्कुल मिलेगा भैया, वो पहले ये ले मिल गया सर। उसका नहीं मिलेगा क्या? एंटरटेनमेंट अलाउंस का? नहीं बेटा, उसका नहीं मिलेगा, उसका नहीं मिलेगा। हाँ जी, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 498,750 में से मैंने 446,350 घटा दिया, तो कितना बचा बेटा? तो बचा आपका 4,46,000। ये आपका सैलरी हो गया, और यही आपका ग्रॉस टोटल इनकम भी हो गया। तो डिडक्शन 80C से 80U है नहीं, और इसके अंदर ये टैक्स लायबिलिटी हो गई। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी यहाँ से यहाँ तक के लिए नए वाले बच्चों के लिए नहीं है, पुराने वाले बच्चों के लिए है। समझ में आ गई बात? तो ये था आपका एक क्वेश्चन जिसके अंदर मैंने आपको सिखाया, जिसके अंदर मैंने आपको समझाया कि किस तरह यहाँ पे जो यहाँ पे समझने लायक बात है वो ये वाली समझने लायक बात है। दैट्स इट, ये समझने लायक बात है साहब। रेंट फ्री एकोमोडेशन समझने लायक बात है, और क्लब फैसिलिटी समझने लायक बात है। तो यहाँ पे मैं अपनी एक क्लास को एंड करता हूं। आज आपका होमवर्क है अप टू, यानी अगर आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जिसने अगर ग्रेडिंग सिस्टम नहीं समझा है, तो जहां पे वो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, पे स्केल वाला पॉइंट 15,000, 500, 17,000, इस तरह का जो पे स्केल वाला पॉइंट था, जिसके पे स्केल वाला पॉइंट नहीं समझा हुआ वो पे स्केल वाले क्वेश्चन छोड़ दे। बाकी आप सारे बच्चे अप टू क्वेश्चन नंबर 45 क्वेश्चन नंबर 45 तक कर लें। समझ में आ गया? सो योर होमवर्क इज, प्लीज करें बेटा, वैसे ही काम कम है हमारे पास में। होमवर्क अप टू क्वेश्चन नंबर 45। होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू जी, टेक केयर।